चलिए तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑब्जेक्टिव के महाकुंभ में। और यहाँ पे जो है आप सभी के बीच डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर फाइनल एग्जामिनेशन के लिए 2022 में जितने भी स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देने वाले हैं। साइंस जो है सब्जेक्ट में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि इम्पोर्टेंट है या फिर चैप्टर में सबसे ज़्यादा वहाँ पर फोकस किया गया है, तो उन सभी ऑब्जेक्टिव के विषय में आज हम इसमें बात करने वाले हैं। यहाँ पे जो टोटल है वो 48 ऑब्जेक्टिव आप सभी के बीच में लेकर के आया हूँ। और यहाँ सबको पता है कि 50% जो है वो ऑब्जेक्टिव चलता है। तो साइंस में जो है आपका जो एग्ज़ाम होगा वो होगा 80 नंबर का, तो जिसमें आपको जो है 48 नंबर का जो है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। अब यहाँ पे जो है 50% ऑब्जेक्टिव में आपको सिर्फ और सिर्फ जो है 48 ऑब्जेक्टिव को सही करना है। और यहाँ पे आपके बीच में लेकर आया हूँ अब 48 क्वेश्चन। तो ये जो है हमारा MCQ नंबर 1 है और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं 48 क्वेश्चंस के बारे में। चलिए फटाफट से देखते हैं नंबर 1 पे कौन कौन से क्वेश्चन हैं। और यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले नंबर 1 से। दोस्तों यहाँ पे जो है प्रकाश के पीछे लौटने की प्रक्रिया, ये हमारा पहला क्वेश्चन है आज का कि प्रकाश के पीछे लौटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। और यहाँ पे जो है आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये जो है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का सीधी रेखा में गमन और प्रकाश का मुड़ना। अब इसमें जो है आपको सही आंसर जवाब देना है। आप सभी को पता है कि जब भी प्रकाश किसी भी सतह से टकरा करके उसी माध्यम में लौटती है तो उस घटना को हम लोग बोलते हैं कि प्रकाश का परावर्तन हुआ है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा दूसरा क्वेश्चन है। यहाँ पे जो है समय को नष्ट नहीं करेंगे, जितना जल्दी हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और ट्राई करेंगे कि जितना ज़्यादा क्वेश्चन हो सकता है ऑब्जेक्टिव के लिए। जो भी सब्जेक्ट मैं आप सभी के लेकर के आऊँगा, ट्राई करूंगा कि लगभग सभी सब्जेक्ट का आपका जो ऑब्जेक्टिव लेकर के आऊँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभिनेत्र लेंस की दूसरी क्वेश्चन है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में जो है परिवर्तन किया जाता है। और यहाँ पे आपके ऑप्शन है पुतली द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा, पक्षमाभि द्वारा या फिर परितारिका द्वारा। अब यहाँ पे जो है आंखों में जो लेंस होता है, यहाँ पे आप आगे देख सकते हैं, मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ। यहाँ पे जो लेंस होता है, यहाँ पे पेशियाँ होती हैं जिसको पक्षमाभि बोला जाता है। और यही जो है वो कंट्रोल करता है फोकस दूरी, यानी कि लेंस को जो है कंट्रोल वही करता है जिससे फोकस दूरी में हम परिवर्तन वगैरह देख सकते हैं। आगे की ओर बढ़ेंगे और हमारा जो अगला प्रश्न रहेगा वो है क्वेश्चन नंबर 3। 1, 2 और 3 ओम को जो है यहाँ पे प्रतिरोध है और इसको श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा या क्या होगी। तो यहाँ पे जो है डेफिनेटली आपसे कहना चाहूँगा कि आप जो है आंकिक प्रश्न के ऊपर जो है ध्यान जरूर से दीजिएगा, क्योंकि आंकिक प्रश्न से भी छोटे छोटे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में आते रहते हैं। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है 6 ओम, 5 ओम, 1 ओम और 3 ओम। आपको बता दें कि जो श्रेणी क्रम होता है जिसमें प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है, वो श्रेणी क्रम में जैसे कि मान लीजिए A + B + C, इस तरीके से हम जोड़ते हैं, जहां पर ABC जो रहेगा प्रतिरोध रहेगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने जोड़ दिया है 1 2, यानी कि 2 1 = हो गया 3 और 3 3 जोड़ देंगे तो मतलब हो जाएगा 6, यानी कि इसका जो ऑप्शन है A नंबर सही होगा। इस तरह के और भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते रहेंगे। आगे की ओर बढ़ेंगे। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है 4 नंबर। यहाँ पे है कि विद्युत आवेश का जो SI मात्रक है वो क्या है। आपको बता दें दोस्तों कि जितने भी यहाँ पे यूनिट वगैरह होते हैं उसके आप SI मात्रक वगैरह को आप याद करके जाइए, जो कि क्वेश्चन जो है वहाँ से भी ज़्यादातर आता है। तो यहाँ आपका ऑप्शन है वोल्ट, ओम, एम्पियर और कूलम। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कूलम। अब दोस्तों कैसे होगा आपको बता दें। वोल्ट जो है वो वोल्टेज या फिर विभवांतर का मात्रक होता है, ओम जो है वो प्रतिरोध का मात्रक होता है, एम्पियर जो है वो धारा का मात्रक होता है और बच गया कूलम। तो कूलम ही हमारा आवेश का मात्रक होता है। तो इसका जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे की ओर बढ़ेंगे। अगला जो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है। आप यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे एक संबंध दिया गया है वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस, ये तीनों के बीच में यहाँ पर संबंध दिया गया है। ऑप्शन है आपके V = I/R, ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पर V = R/I, या ऑप्शन नंबर सी है V = IR, या ऑप्शन नंबर डी है V = IR²। इसका जो सही दोस्तों आंसर होगा वो होगा V = IR, क्योंकि जो V है वो प्रोपोर्शनली होता है I के। और यहाँ पे जो है हम लोग जब ये विभवांतर होता है, अगर किसी भी कंडक्टर से जो है धारा प्रवाहित होती है तो कुछ ना कुछ जो है रेजिस्टेंस उत्पन्न होता है।
धारा में, तो वहाँ पे इसको हम लोग लिखते हैं V = IR, और ये जो है ओम के नियम के अंतर्गत भी आता है। तो इसको आप जरूर से याद रखिएगा, प्रश्नों को घुमा फिरा करके यहाँ पर जो है पूछा जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जो लोग अभी हमारे तक चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं अभी भी, वो अभी भी जुड़े, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और बिहार पॉलिटेक्निक के भी जो छात्र हैं जो कि अब मैट्रिक के बाद सोच रहे हैं कि मैं पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम दूंगा, तो उनके भी बेसिस पे मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखी है अपने चैनल पर, चाहेंगे तो जा करके देख भी सकते हैं। तो मैं फिलहाल बात कर रहा हूँ ऑब्जेक्टिव की यहाँ पर, तो फिर वापस से आते हैं ऑब्जेक्टिव अपने पुनः मुद्दे पर। यहाँ पे जो है 6ठा नंबर प्रश्न हमारा है कि ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। अब यहाँ पे आपके ऑप्शन मिलते हैं, अवरक्त किरण, तापीय विकिरण, पराबैंगनी विकिरण, या इनमें से सभी। ओजोन परत जो होता है, जिसका ये O3 के नाम से हम लोग जानते हैं, ये सूत्र है इसका, ठीक है, जो कि पराबैंगनी किरणों से जो है ये बचाता है। मतलब जो भी पराबैंगनी किरणें सूर्य की किरण में होकर के आती है, उसको ये छान करके पृथ्वी पर भेजता है, और जिससे बहुत सारी बीमारियों से भी हमें राहत मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में ये ऑप्शन नंबर C सही होता है। आगे की ओर बढ़ेंगे, अगला हमारा प्रश्न है 7वां नंबर। यहाँ पे ये कह रहा है कि वायुमंडल में जो है प्रकाश का कौन सा जो रंग है यानी वर्ण अधिक प्रकीर्णन करता है। अधिक प्रकीर्णन मतलब फैलना, प्रकीर्णन समझ में आपको आता होगा, इसको स्कैटरिंग बोलते हैं इंग्लिश में, मतलब चारों दिशाओं में फैल जाना, ठीक है। तो एक कण के ऊपर कैसे फैलेगा, तो यहाँ आपके ऑप्शन है लाल, नीला, पीला और नारंगी। ध्यान दीजिएगा, ये बोल रहा है कि वायुमंडल में कौन सा रंग फैलता है। तो वायुमंडल का जो रंग है वो होता है नीला, ठीक है। आकाश का जो रंग है वो होता है नीला, इसलिए इसका जो ऑप्शन है वो सही होगा। इसमें जो लाल रंग है इसका तरंग दैर्ध्य जो है वो ज़्यादा होता है, इसलिए ये विचलित कम होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा और गलत ऑप्शन नहीं मारिएगा। अगला दोस्तों है हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन, विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है। यहाँ आपके ऑप्शन है विद्युत मोटर, विद्युत जनित्र, एमीटर या फिर गैल्वेनोमीटर। अगर आप विद्युत मोटर चैप्टर्स को पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जो वलय होता है गोलाकार, वहाँ पे जो है विद्युत मोटर में इसका उपयोग किया जाता है। आगे की ओर बढ़ेंगे, हमारा 9वां प्रश्न है, निम्न में से किस माध्यम की चाल अधिकतम है। यहाँ पे हवा, जल, सीसा या हीरा, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ध्यान से देखिएगा, इसमें से किस माध्यम की चाल अधिकतम है। यहाँ पे पूछा नहीं गया है कि किसकी चाल, हवा, जल, सीसा या फिर हीरा। माध्यम की चाल यहाँ पे हवा की जो है वो ज़्यादा है। यहाँ पे बात दोस्तों हो रही है प्रकाश की, ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगर ध्वनि की बात करेंगे तो ध्वनि में यहाँ पे जो है हवा पीछे हो सकता है, और यहाँ पे मान लीजिए कोई भी मेटल वगैरह है जैसे कि इस्पात वगैरह हो गया, तो वहाँ पे जो है ध्वनि की जो चाल है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, और मैं अगर सभी प्रश्नों का यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा तो ज़्यादा समय लग जाएगा, बट उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे अगर हम अगले टॉपिक यानी अगले जो है हमारा प्रश्न है उस पर बढ़ते हैं, तो यहाँ पे जो दोस्तों है हमारा 10वां नंबर प्रश्न है, चालक के प्रतिरोध जो है ये किस बात पर निर्भर नहीं करता है। प्रश्नों को सही से पढ़ेंगे तो हमें आंसर खुद ब खुद मिल जाएगा। बहुत सारे लोग हड़बड़ाहट में प्रश्नों को पढ़ देते हैं, जिससे वो गलत आंसर लगा के चले जाते हैं। तो यहाँ प्रश्न है कि चालक का प्रतिरोध किस बात पर निर्भर नहीं करता है। यहाँ पे है चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, चालक के तापमान पर, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर। तो इसके जो सही आंसर होंगे वो होंगे चालक के तापमान पर, ठीक है। ये प्रतिरोध जो है उस पर निर्भर नहीं करता है। अगला जो यहाँ पर प्रश्न है दोस्तों वो है, अति भारण के समय जो विद्युत परिपथ में है वो विद्युत धारा का मान क्या होता है। बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। जब अति भारण होता है मतलब ओवरलोड होता है, ओवरलोडिंग के समय जो धारा है उसकी मात्रा जो है वो कम हो जाती है, मतलब वो बहुत कम हो जाता है, उसका वैल्यू बहुत कम हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब शॉर्ट सर्किट होता है तो उसके समय ये जो है शॉर्ट सर्किट के समय क्या होता है कि जो धारा का मान है वो बढ़ जाता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न हमारा ये है कि निम्न में से किस दर्पण की जो फोकस दूरी है वो धनात्मक होती है। आपके ऑप्शन है ए समतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी अवतल दर्पण या इनमें से सभी।
ध्यान दे दें यहाँ पर कि दर्पण पूछ रहा है, तो यहाँ पे अगर आप चिन्ह परिपाटी अगर पढ़े होंगे तो दर्पण में जो है इधर वाला जो होता है वो निगेटिव होता है और इधर जो है वो पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे जो है ये जब कोई भी उत्तल दर्पण से टकरा करके जाती है कोई भी किरण, तो इसका जो फोकस है वो पीछे की तरफ बनता है, इसलिए इसमें जो है उत्तल दर्पण में जो धनात्मक है वो फोकस दूरी होती है। तो यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन खत्म हो जाता है। बढ़ते हैं अगले 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ, जहाँ पे है किसी लेंस द्वारा उत्पन्न जो है आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है। आवर्धन का एसआई मात्रक ये मानी कि मैग्निफिकेशन की बात कर रहा है। तो यहाँ पे है आपके ऑप्शन मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर या फिर मात्रक विहीन। तो दोस्तों आवर्धन है उसका कोई भी मात्रक नहीं होता है क्योंकि ये रेशियो में होता है, इसलिए मात्रक विहीन होता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न के ऊपर। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है 14 नंबर, जहाँ पे हम देखने वाले हैं कि निम्न में से कौन सा स्वच्छ जल ऊर्जा स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, निम्न में कौन सा स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है। यहाँ पे है कोयला, लकड़ी, प्राकृतिक गैस या इनमें सभी। ये जो है प्राकृतिक गैस यहाँ पे स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। ठीक है, ये आपको केमिस्ट्री में पढ़ने को मिलेगा, लास्ट चैप्टर जरूर से पढ़िएगा। अगला दोस्तों है प्रश्न कि कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है। आपके ऑप्शन है मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक इसमें आपका मीथेन होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न है 16 नंबर, निम्नलिखित में से जो है रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सी होती है, यानी मतलब कौन सी है यहाँ पे। तो आपके जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है CaCO3 इज इक्वल टू CaO प्लस Cl2 CO2। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है H2 प्लस Cl2 इज इक्वल टू 2HCl। ऑप्शन नंबर सी है CaO प्लस 2HCl इज इक्वल टू CaCl2 प्लस H2O। और ऑप्शन नंबर डी है NaOH प्लस HCl इज इक्वल टू NaCl प्लस H2O। तो ये 4 ऑप्शन में जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही है, क्योंकि CaO प्लस 2HCl ये जब आपस में कंबाइन करता है तो यहाँ पे 2 और प्रोडक्ट बनाता है CaCl प्लस H2O। अगर इसको फिर से रिएक्शन कराया जाए तो हमें ये वाली चीज़ें प्राप्त होती है, और इस तरह की अभिक्रिया को हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो ये दोस्तों आगे की तरफ बढ़ेंगे। ये जो है आपका 16 नंबर जो क्वेश्चन था ये आपको पहले चैप्टर में देखने को मिल जाएगा, रासायनिक समीकरण वगैरह में, तो आप ज़रूर से पढ़ें। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि JD तूली का एक जो है किताब आता है वो आप ज़रूर से पढ़ें, या फिर उपहार पब्लिकेशन का एक किताब आता है रसायन की भाषा। उसमें आपको बहुत सारे ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे जिसकी आप अगर अभ्यास करते हैं तो ऐसे प्रश्नों को आप चुटकी में हल कर देंगे। तो नॉलेज आपको गेन करना है तो ज़रूर से बुक्स पढ़ें, क्योंकि बिना बुक्स के आप नॉलेज गेन नहीं कर सकते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है वो है 17 नंबर, अपच का उपचार करने के लिए इनमें से किस औषधि का जो है उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे है ए नंबर एंटीबायोटिक प्रतिजैविक, एनाल्जेसिक यानी पीड़ाहारी, या फिर एंटासिड या फिर एंटीसेप्टिक। आपको बता दें कि जब भी अपच होता है तो गैस की मात्रा पेट में ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उसके समय हम लोग एंटाफिड हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, एंटाफिड जो होता है वो क्या करता है कि पेट में जितने भी HCl की मात्रा ज़्यादा बढ़ी हुई है, बेसिकली ये एक क्षार होता है, और ये क्या है, ये हमारा है अम्ल। तो अम्ल और क्षार मिलकर के जो है लवण और जल बनाते हैं, जिससे पेट को राहत मिलती है, और जो भी अनपच होता है खाना वगैरह वो चीज़ें सही हो जाती है। आगे की ओर बढ़ेंगे। अगला जो है हमारा 18 नंबर प्रश्न है कि जब Ca क्लोरीन Cl से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है। तो क्लोरीन से जब जो Ca यानी कैल्शियम है वो अभिक्रिया करने पर आपके क्या बनाता है। आपसे आपकी जो ऑप्शन है यहाँ पे ये हैं कि CaOCl बनता है, या फिर CaCl2 बनता है, या फिर CA3N2 बनता है, या फिर इनमें से कोई नहीं बनता है। इसको ध्यान से देखिएगा तो ये लिखा हुआ है CaOCl2। ठीक है, यहाँ पे CaOCl2 ये उसी का यहाँ पर बनाया गया है CaOCl और Cl। ठीक है, इसको हम लोग विरंजक चूर्ण भी बोलते हैं, ध्यान से रखिएगा। ऐसा भी प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को मिल जाएगा। ये है CaCl2 और यही दोस्तों बनाता है, जो कि इसमें देखिए CaN2 कहीं बन नहीं सकता, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन वाला कोई पार्ट है ही नहीं, कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो नहीं बनेगा। तो बनेगा क्या यहाँ पर CaCl2। अगले यहाँ पर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा 19 नंबर कि दांतों को साफ करने के लिए जो है इनमें से कौन सा, पहले से मिटा देते हैं थोड़ा सा ताकि दिक्कत ना हो। एक सेकंड, थोड़ा सा बड़ा कर दिया जाए।
चलिए डेफिनेटली अब यहाँ से आराम से लीजिए। यहाँ पे जो है अगला जो प्रश्न है वो है कि दांतों को साफ करने के लिए हम इनमें से किस मंजन का प्रायः उपयोग करते हैं, जो हमें क्षारीय होता है या फिर अम्लीय होता है फिर लवण युक्त, इनमें से कोई नहीं। तो दांतों को साफ करने के लिए लवण युक्त यूज किया जाता है, क्योंकि जो दांत है वो पहले से अम्लीय होते हैं, ठीक है। तो क्षारीय वगैरह हम यूज नहीं कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। अब लवण युक्त यूज करने से उसमें नमक की मात्रा पाई जाती है। आपने ऐड भी देखा होगा कि क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, तो नमक जो है वो लवण युक्त होता है, लवण ही है, इसीलिए हम लोग दांतों को साफ करने के लिए लवण युक्त दंतमंजन का उपयोग करते हैं। तो देखिए दोस्तों कैसे ऐड से हम चीज़ें सीख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि किताब पढ़ कर ही कोई चीज़ सीखेंगे। ऑब्जर्वेशन एक बहुत ही अच्छी चीज़ होती है, जहाँ पे हम किसी भी चीज़ों को ऑब्जर्व करके वहाँ तक पहुँच सकते हैं। जैसे कि हमको बताया आपको कि दंतमंजन के जो एड्स आते हैं वहाँ पे नमक के विषय में बताया जाता है, जिस पे आप यहाँ पे क्वेश्चन एक सॉल्व हो जाता है। खैर आगे की ओर बढ़ने से पहले आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब तक नहीं किए हैं जरूर से कीजिए। आने वाले बहुत सारे वीडियोज़ आप सभी के बीच में मिलने वाला है, तो सब्सक्राइब करके रखिएगा, तो आपको डेफिनेटली जरूर कोई ना कोई फ़ायदा होगा। ये आपको बता दें कि ये किसी न किसी बुक से उठाई गई है। तो अब जो जितने भी क्वेश्चन आएंगे, जितने पुराने बुक्स होंगे जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आपको क्लियर करा देंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बदलते नहीं हैं। और बच्चों के जो दिमाग में होता है कि ये कहीं ना कहीं से उठा करके लाया है, सामने वाले व्यक्ति को बेवकूफ़ बना रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो प्रश्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये प्रश्न जो है वो मॉडल सेट वगैरह में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इन प्रश्नों को आप एक बार ज़रूर से पढ़ें, क्योंकि हमारे जितने भी एपिसोड्स आएंगे मैं ट्राई करूँगा कि जितने भी एपिसोड्स आएँ उनमें सभी प्रश्न अलग अलग हों, ताकि तभी ना हम लोग मैक्सिमम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो है आप आगे की तरफ बढ़ेंगे, आप आते अपने पुनः मुद्दे पर। 20वां नंबर प्रश्न जो है वो है क्लोरीन के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। आपके ऑप्शन है 5, ए है बी है ऑप्शन 6, ऑप्शन में सी है 7 या फिर डी। क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में जो है 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। आगे की ओर बढ़ेंगे, ये आप इलेक्ट्रॉनिक अगर विन्यास पढ़िएगा तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 21 नंबर, जरूर से देखिए। 21 नंबर है किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है, किसी कोष में। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन की जो अधिकतम संख्या है वो यहाँ पे आप सभी को पता होगा, अगर आपने पढ़ा होगा कि 2n² के फॉर्म में जो है इलेक्ट्रॉनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है। मतलब किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए हम लोग 2n² का यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो यहाँ डेफिनेटली है कि ऐसे आप डायरेक्ट याद रखें कि इसका जो आंसर है वो होगा 2n²। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि एल्केन्स, ठीक है, इसका जो सामान्य सूत्र है वो क्या होता है। आपको पता होगा कि एल्केन्स में आपको एल्कीन और एल्काइन 2 और यौगिक मिलते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे जो है ये इसका जो राइट ऑप्शन है, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें पहला ऑप्शन हमारा है CnH2n+2 और दूसरा ऑप्शन हमारा है CnH2n और तीसरा ऑप्शन हमारा है CnH2n-1 और जो चौथा ऑप्शन हमारा है CnH2n-2। तो यहाँ पे CnH2n+2 जो है वो सही है और ये इसका एल्केन का राइट फॉर्मूला है। आगे की ओर दोस्तों बढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न रहेगा 23 नंबर, ठीक है। तो 23 नंबर प्रश्न में पहला जो प्रश्न हमारा है वो है कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि धातु है या फिर अधातु है। ऑप्शन में आपको है मरकरी यानी पारा, ब्रोमीन, सल्फर और सोडियम। धातु पढ़ करके लोग पारा आंसर मार के चले जाते हैं और बाद में पता चलता है कि वहाँ तो अधातु था। तो अधातु में ब्रोमीन एक ऐसा धातु है जो कि तरल अवस्था में, और इसका जो कलर है वो भूरा होता है और यही जो है तरल अवस्था में कमरे के तापमान पर पाया जाता है। मरकरी की बात करेंगे यानी पारा की, तो वो एक धातु है जो कि कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है। 24 नंबर दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन है वो है कि ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं। ऑक्सीजन में 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं। तो यहाँ पे एक आबंध, द्वि आबंध, त्रि आबंध या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऑक्सीजन के परमाणु में
2 आबंध बनते हैं। इस बात को आप याद रखेंगे। अगला दोस्तों है, ये पहले चैप्टर आप जो सभी चैप्टर को आप जरूर से पढ़ें, क्योंकि बिना चैप्टर पढ़े आप ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे बहुत सारे आपके ऑप्शन जो है वो गलत हो सकते हैं। इसीलिए आपसे हमेशा यही कहेंगे कि बुक्स पढ़ें। अगर आपने अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं किया है तो फिर आप रट्टा मार करके इस चीज़ों को आप याद कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ ठीक है मैं नहीं याद कर पा रहा हूँ और आपने पहले से किसी भी कोचिंग संस्थान में या फिर स्कूल वगैरह में आप सभी चैप्टर्स को पढ़ रहे हैं, तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद है आपके लिए, अपने आप के लिए, कि आप इस चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। बढ़ेंगे 25वें नंबर प्रश्न की तरफ। धोबिया सोडा या फिर इसे धोवन सोडा भी बोलते हैं, धोवन सोडा का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या है? तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है NaHCO3, ऑप्शन नंबर बी है Na2CO3 इंटू 10H2O, ऑप्शन नंबर सी है CaOH2 या फिर इनमें से कोई नहीं। जो धोवन सोडा है इसको बोलते हैं Na2CO3 इंटू 10H2O, ठीक है। इसको सोडियम कार्बोनेट भी बोला जाता है। चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ेंगे। अगला जो हमारा प्रश्न है 26 नंबर, निम्न में से किस धातु का जो गलनांक है वह सबसे कम है? एल्युमिनियम, सोडियम, कॉपर या फिर Fe लोहा। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन मुझे लग रहा है कि इन दोनों में से, ऐसे तो आंसर यहाँ पे सी है, कॉपर का यहाँ पे गलनांक है वो कम है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि एल्युमिनियम की भी गलनांक कॉपर से कम होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन इसका जो है मैं ट्राई करूँगा कि कमेंट सेक्शन में बता दूं, या फिर आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हैं कि इनमें से ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ठीक है। किताब के मुताबिक ये CU आंसर सही दे रहा है, तो मैं नीचे अगर पिन कर सकता हूं तो मैं पिन कर दूंगा, या फिर आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, और जिनका भी कमेंट सही होगा डेफिनेटली उसको मैं पिन कर ही दूंगा। आगे की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा है 27 नंबर, निम्न में से कौन सा उपधातु है? आपके ऑप्शन है A Zn, Ca, ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर सी है Ge या ऑप्शन नंबर सी। Zn का मतलब होता है जिंक, Ca है कैल्शियम, Ge है जर्मेनियम और C है हमारा कार्बन। तो यहाँ पे जो जर्मेनियम है ये उपधातु है, क्योंकि ये कभी धातु और कभी अधातु दोनों के जैसा ये व्यवहार करता है, इसीलिए इसे उपधातु के श्रेणी में रखा गया है। अगला जो हमारा प्रश्न है 28 नंबर, उसकी तरफ बात करेंगे। 28 नंबर पर दोस्तों यहाँ पर संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है इसको जानेंगे। तो यहाँ पे जो है पहला ऑप्शन है CaO, ऑप्शन नंबर बी है CaOH2 या फिर CaCO3 फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसके जो सही आंसर है वो है CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट, और इसी जो है संगमरमर बोला जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न है हमारा है 29 नंबर, पढ़ेंगे। यहाँ पे है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है, क्या करता है? ऑप्शन नंबर ए है अपचयन, ऑप्शन नंबर बी है उपचयन, ऑप्शन नंबर सी है संक्षारण या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग का मतलब है कि ऑक्सीजन जो पार्टिकल है ये किसी न किसी चीज़ों में जुड़ेगा, किसी न किसी पार्टिकल के साथ संयोग करेगा, चाहे वो H2 हो, O2 तो खैर है ही। तो ऑक्सीजन किसके साथ जब जुड़ता है तो उसको बोलते हैं हम लोग उपचयन, ठीक है। अगर ऑक्सीजन हटेगा तो हम लोग बोलेंगे अपचयन। ठीक उसी प्रकार से जो H2 है, अगर H2 जुड़ता है तो बोलते हैं अपचयन, और H2 हटता है तो हम लोग बोलते हैं उपचयन। तो इस चीज़ों को आप याद जरूर रखें। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है वो है कि 29-30 नंबर की कायिक जो विभिन्नताएं होती हैं वो इनमें से किस में होती है या फिर क्या होती हैं? तो अनुवांशिकी ऑप्शन नंबर ए था, बी है हमारा उपार्जित, ऑप्शन नंबर सी है ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। कायिक जो विभिन्नताएं हैं ये जो चैप्टर आपके जैव विविधता जो अनुवांशिकी है उसमें पढ़ने को मिलेगा, अनुवांशिकी एवं जैव विविधता। तो कायिक जो विभिन्नताएं होती है वो उपार्जित होती है, अनुवांशिक नहीं होती है, ठीक है। अब आपसे बात करेंगे 31 नंबर प्रश्न के ऊपर कि उपार्जित लक्षणों की जो वंशागति है इसका जो सिद्धांत है किसका मत, मतलब किसने दिया हुआ है सिद्धांत को? ए है डार्विनवाद का, बी ऑप्शन है ऑपेरिन का, ऑप्शन नंबर सी है लेमार्कवाद या फिर ऑप्शन नंबर डी है मिलर एवं हेरोल्स यूरेका। अब यहाँ पे लेमार्क ने इस चीज़ों को बताया था कि जो वंशागति है वो उपार्जित लक्षणों के ऊपर होता है, तो लेमार्कवाद का यह सिद्धांत या फिर मत कह सकते हैं। अगला जो यहाँ पर
प्रश्न है 32 नंबर, इसको समझेंगे। कौन सा परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं? ठीक है, परंपरागत मतलब बहुत पहले चलते आ रहे हैं और आगे भी चलेंगे। तो इसमें ए है जैव मात्रा, बी है नाभिकीय ऊर्जा, सी है भूतापीय ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो होगा जैव मात्रा। ये काफ़ी पुराना है, बायोमास के इस नाम से भी हम लोग जानते हैं। अगर आपके ऑप्शन में जैव मात्रा ना दे करके बायोमास दे तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होइएगा, यहाँ पे आप बायोमास को सिलेक्ट कीजिएगा। तो ये एक परंपरागत स्रोत है यहाँ पर जैव मात्रा। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है 33 नंबर कि निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? अब यहाँ पर गोनेरिया गोनोरिया कहीं आपको गोनोरिया देखने को मिलेगा, सिफिलिस, मस्सा या फिर इनमें से कोई नहीं। ये जो शरीर के ऊपर मांसों की अलग से एक संरचना बन जाती है जिसे हम लोग मस्सा बोलते हैं, जो कि किसी भी जीवाणु के थ्रू नहीं होता है। तो यहाँ पर मस्सा जो है गोनेरिया, पहले प्रश्न को फिर से पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? मतलब जीवों के उससे नहीं होता है, जीवों के फैलने से नहीं होता है। तो ये मस्सा जो है ये सही आंसर, जो कि सिफिलिस, गोनोरिया वगैरह जो है वो जीवों से फैलता है। आगे की ओर बढ़ेंगे। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है 34 नंबर। निम्न में से कौन सा एक उभयलिंगी जंतु है? उभयलिंगी मतलब उनमें नर और मादा दोनों पाया जाता है। लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में आपको कोई एक ही दिया रहेगा। तो ऑप्शन है ए केंचुआ, बी है कुत्ता, सी है बिल्ली या फिर डी है बकरी। इन सभी में नर और मादा पाई जाती हैं, लेकिन केंचुआ में नर और मादा एक दूसरे के विपरीत पाया जाता है, इधर नर तो इधर मादा। इस बात को आप ध्यान जरूर रखिएगा। केंचुआ एक ऐसा उभयलिंगी जंतु है। दोस्तों आगे की ओर बढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न है 35 नंबर। इनमें से कौन सा पादप हार्मोन है? पादप हार्मोन, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बात की जा रही है पेड़ पौधों में पाए जाने वाले हार्मोन की। तो इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन या फिर साइटोकाइनिन। इसका जो सही आंसर है वो होगा साइटोकाइनिन, क्योंकि जो इंसुलिन है, थायरॉक्सिन है और एस्ट्रोजन है ये सभी मनुष्यों में पाया जाता है। तो यहाँ पे बच जाता है हमारा साइटोकाइनिन, जो कि पादप में पाया जाएगा। कुछ इस तरीके से प्रश्नों को भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए हमें नहीं याद है तो हम यहाँ पर रिलेशन निकाल सकते हैं कि आखिर इसमें जो और भी ऑप्शन दिए गए हैं वो किससे रिलेट करते हैं। उस प्रक्रिया से हम एक सही आंसर चूज कर सकते हैं। आगे की ओर बढ़ेंगे। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है 36 नंबर। जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है। यहाँ पर ए है फसल क्षेत्र, बी है नदी तट या सी है समुद्र तट या डी है वन। जैव विविधता का विशिष्ट स्थल जो है वो वन होता है। वन में ही हम अलग अलग तरह के जीवों को देखते हैं और नदी तट या फसल क्षेत्र वगैरह में आपको जीव देखने को नहीं मिलेगा। तो विविधताएं जो है वो वन में ही पाई जाती है और सारी चीज़ें आप इस चैप्टर में पढ़ सकते हो। जैव विविधता, आनुवांशिकी एवं जैव विविधता में किस प्रकार से जीवों का लालन पालन पोषण वगैरह होता है, ये सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। अब जो है यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे 37 नंबर प्रश्न के ऊपर कि पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपके है जिबेरेलिन, ऑप्शन नंबर ए है, बी है एड्रीनेलिन, ऑप्शन नंबर सी है इंसुलिन और डी है थायरॉक्सिन। पादप में पाया जाने वाला हार्मोन, यहाँ पर आपको बता दें कि इंसुलिन जो है वो मनुष्य से पाया जाता है, थायरॉक्सिन जो भी मनुष्य से पाया जाता है। अब मैं यहाँ पे कंफ्यूज हूँ कि एड्रीनेलिन और जिबेरेलिन ये है, तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर होगा वो होगा जिबेरेलिन। ठीक है, एड्रीनेलिन जो भी है हमको नहीं लगता कि ये पादप में पाया जाता भी होगा, तो ये वृद्धि हार्मोन नहीं है। 38 नंबर पढ़ेंगे तो वो है निम्न में से कौन सा एक लिंगी पुष्प है जिसमें एक ही लिंगी होता है। पहला है गुड़हल का जो पुष्प होता है जिसको हम लोग अड़हुल बोलते हैं, सरसों पुष्प, पपीता पुष्प या फिर गुलाब पुष्प। इसमें पपीता पुष्प जो है वो एक लिंगी पुष्प होता है, पपीता पुष्प, और बाकी की चीज़ें आप आगे समझेंगे जब आप चैप्टर्स को पढ़ेंगे। अगला दोस्तों है वो है 39 नंबर प्रश्न। सामान्य अनुशिथिलन रक्तदाब कितना होता है? अनुशिथिलन रक्तदाब मतलब बैक, एक फ्रंट एक बैक। अनुशिथिलन का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि इसमें आपके ऑप्शन दिए गए हैं 80 मिलीमीटर, 100 मिलीमीटर, 120 मिलीमीटर या फिर 130 मिलीमीटर। जो शीतलन होता है, अनुशीतलन की बात की जाए तो 80 मिलीमीटर यानी कि 120/50
80 आपको दिया जाता है, तो ये एक सामान्य 80 अनुशीतलन दाब, रक्त दाब होता है। दोस्तों अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है 40 नंबर, हमारा शरीर किस पीएच परास के बीच कार्य करता है। एक पीएच स्केल होता है, आप सभी को पता होगा। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ए नंबर 4 से 4.8, बी है 5 से 5.8 और सी है 6 से 6.8। ऑप्शन नंबर डी है 7 से 7.8। तो इसमें जो है हमारा शरीर है वो क्षारीय यहाँ पर या फिर उदासीन के आसपास होता है, तो वो है हमारा 7 से 7.8 के बीच में पीएच परास, हमारा शरीर जो है वो पीएच परास के बीच कार्य करता है। 41 नंबर प्रश्न को पढ़ेंगे। 41 नंबर प्रश्न है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो है वो कैसा प्रतीत होता है। ऑप्शन नंबर ए है काला, बी है नीला, सी है लाल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर होगा वो होगा काला, क्योंकि अंतरिक्ष यात्री को कोई भी यहाँ पर प्रकीर्णन वगैरह से कोई मतलब नहीं होता है, तो इसलिए यात्री को जो है काला दिखाई देता है क्या, आकाश। ठीक है, यहाँ से हम देखते हैं तो वो नीला रंग जो है पृथ्वी पर प्रकीर्णन होने के कारण जो है आकाश हमें वो दिखता है नीला। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर 42 नंबर प्रश्न की तरफ कि वो है हमारा मेरुरज्जु निकलता है कहाँ से, प्रमस्तिष्क से, अनुमस्तिष्क से, प्रॉन्स से या फिर मेडुला से। इसका जो सही आंसर है वो होगा मेडुला से, क्योंकि मेडुला से ही मरुरज्जु निकलता है। कहीं आपको मरुरज्जु, मेरुरज्जु इस तरह के नाम देखने को मिलेंगे। आगे दोस्तों बढ़ेंगे 43 नंबर प्रश्न के ऊपर, लेकिन उससे बढ़ने से पहले फिर से आपसे कहना चाहूँगा कि जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको भी डाउट लगता है तो नीचे कमेंट कीजिए कि हाँ मुझे इस प्रश्न पे डाउट है, डेफिनेटली आपको रिप्लाई दिया जाएगा। और दोस्तों आप जो है हमारे दूसरे चैनल अगर आप टेक से इंफॉर्मेटिव है या फिर उससे रिलेटेड कुछ चीज़ों को जानना चाहते हैं तो आप हमारे दूसरे चैनल आर टेकीफाई, याद रखिएगा आर टेकीफाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको टेक रिलेटेड चीज़ें देखने को मिलेगी। ध्यान रखिए जो लोग इंटरेस्टेड है वही वहाँ पे जाएंगे, और जो लोग का अभी एग्ज़ाम है एग्ज़ाम देने के बाद अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो ज़रूर से देखिएगा। अब दोस्तों बढ़ेंगे यहाँ पर अगले प्रश्न की तरफ, लेकिन उससे पहले यहाँ पर मिटा देते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा है कि 43 नंबर, निम्न में से कौन सा पर्यावरण अनुकूल नहीं है। पहला है पैदल चलना, दूसरा है साइकिल से चलना, सी है ऑप्शन नंबर मोटरसाइकिल चलना, इनमें से कोई नहीं। पर्यावरण से अनुकूल का मतलब ये होता है कि पर्यावरण के साथ हम रहें जिससे पर्यावरण में कोई नुकसान न हो। तो मोटरसाइकिल पर चलने पर धुआं होता है और इससे प्रदूषण की मात्रा बढ़ती है, जिससे पर्यावरण में काफ़ी ज़्यादा नुकसान और बदलाव हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही उत्तर होगा। अब दोस्तों बढ़ेंगे 44 नंबर प्रश्न की तरफ। यहाँ पे है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है। अपवर्तन की बात की जा रही है तो आपके ऑप्शन भी है कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, बी है अभिनेत्र लेंस पर, सी है नेत्रोद्र में, नेत्रोद या फिर हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है दृष्टि पटल पर। तो जो कहीं से भी अगर प्रकाश जाती है हमारी आँखों में, जो पीछे वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं दृष्टि पटल, और इसी दृष्टि पटल पर जो है प्रकाश अपवर्तित होती है। बाकी भी चीज़ें हैं जो हमें ऊपर नीचे अपवर्तित होता है, बट जो मेन फोकस है वो यहीं पे होता है। अगर ये ऐसा नहीं होता है तभी तो हमें दोष वगैरह हो जाता है, जैसे हमें दूरदृष्टि या फिर दीर्घ दृष्टि दोष या फिर निकट दृष्टि दोष के नाम से भी जानते हैं। अब दोस्तों बात करेंगे यहाँ पर 45 नंबर प्रश्न की तरफ। वो है हमारा, रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है। अगर मान लीजिए कहीं से हमारा बॉडी कट जाता है तो रक्त की यहाँ पे कौन सी चीज़ें हैं, उसमें पार्ट होता है रक्त में बहुत सारे, तो वो कौन सा जो चीज़ है वो हमें क्या करता है, रक्त को रोकता है, उसके स्राव को बंद करने की कोशिश करता है। ऑप्शन है लसिका, बी प्लाज्मा, सी प्लेटलेट्स या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो है, अगर आपके बॉडी में प्लेटलेट्स की मात्रा कम हो जाती है, जिससे अगर आपका ब्लड निकलता भी है तो जल्दी बंद नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इस बात को आप काफ़ी ध्यान रखेंगे और अपने प्लेटलेट्स को भी बना कर रखेंगे। इसके लिए एक टेस्ट आती है, हालांकि ये अलग चीज़ है। अब हम पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्टिव, तो इसमें यहाँ पे घुसाएंगे बिल्कुल नहीं। अब बढ़ते हैं 46 नंबर प्रश्न की तरफ, जो कि है हमारा स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। पहला है पर्णहरित, दूसरा है प्रकाश, सूर्य का प्रकाश,
कार्बन डाइऑक्साइड या इनमें सभी स्वपोषी पोषण के लिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया वो अपनाता है, जैसे कि पेड़ पौधे, और इनमें से सभी चीज़ों की ज़रूरत होती है, लाइक सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, पर्णहरित, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। इसमें ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकल के आता है, तो यहाँ पे आप इस चीज़ों को ध्यान रखेंगे। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले 47 नंबर प्रश्न की तरफ, जो कि है हमारा, निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है। ध्यान रखेंगे, ये भी हमारा अनुवांशिकी एवं जैव विविधता प्रश्न चैप्टर से प्रश्न है, जिसमें मेंडल साहब ने बताया हुआ था कि टी जो बड़ा टी छोटा टी ऑप्शन में ए में है, बी में है छोटा टी बड़ा टी, ऑप्शन में सी है छोटा छोटा टी, ऑप्शन में डी है बड़ा बड़ा टी। तो यहाँ पे जो कैपिटल टी है ये रिप्रेजेंट करता है टॉलर को, ठीक है, वहीं दूसरी तरफ जो छोटा टी है वो ये जो है स्मॉलर को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे जो छोटा छोटा 2 टी है ये है बौना पौधा को दर्शाएगा, क्योंकि इसमें से कोई भी बौना नहीं होने वाला है, ये सबसे लंबा होगा, ये माध्य में, और ये डिपेंड करता है कितना प्रतिशत उसमें क्रोमोसोम पाया गया है या फिर उसमें गुण पाया गया है। और आज का इस MCQ नंबर 1 का अंतिम प्रश्न 48 नंबर की, सुरंगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है, और इसका जो राइट आंसर है वो होगा केरल। और मैंने इसको डायरेक्ट इसलिए बता दिया क्योंकि समय जो है बहुत ज़्यादा हो गया है, और उम्मीद करें दोस्तों कि आज के 48 क्वेश्चन में आप मैक्सिमम क्वेश्चन का जो है जवाब अपने मन से देने की कोशिश किए होंगे। अगर आपने अभी तक कोई भी क्वेश्चन का जवाब नहीं भी दिया होगा तो उम्मीद करें कि आप 48 में से 48 क्वेश्चन को ज़रूर सीखे होंगे। अगर आप नहीं सीखे हैं तो वीडियो को दोबारा देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हल करने की कोशिश कीजिए। दोस्तों धीरे धीरे ही सभी चीज़ों की शुरुआत होती है, लेकिन लास्टली तक रिजल्ट हमें बहुत बड़ा दिखता है। जिस तरीके से बूंद बूंद मिल करके घड़ा भर जाता है, उसी तरीके से हम लोग छोटे छोटे वीडियो में हम लोग बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो नहीं पढ़ पाएंगे, बट ऐसे 50-50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर करके 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर यहाँ पर टच कर देंगे। और उम्मीद है कि जितने प्रश्न आएंगे वो इन्हीं में से आएंगे, क्योंकि बाहर से क्वेश्चन जो है नहीं आने वाले हैं। प्रश्नों को घुमाया फिराया ऐठा मोड़ा जा सकता है, इस बात का आप काफ़ी ध्यान रखें, और हमेशा मैं आपको हर वीडियो में यही कहता हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे नए ऑब्जेक्टिव नए सब्जेक्ट के साथ। नमस्कार।